राजनीति की बातें तो हम रोज करते ही हैं, आज भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको भारत की यात्रा पर लेकर चलता हूं। मैं आपको सबसे पहले बंगाल की खाड़ी और उसके किनारे वाले कुछ राज्य दिखाना चाहता हूं। जरा गौर से देखिएगा। पूरब में बंगाल है, ओडिशा है, दक्षिण में तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल है। यह सब मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि समंदर से उठने वाली लहरें सिर्फ इन राज्यों से ही नहीं टकराती हैं, बीजेपी के दिल पर भी चोट करती हैं, क्योंकि इन राज्यों में से कुछ में बीजेपी की हालत बेहद कमजोर है और कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां लोकसभा सीटों के मामले में बीजेपी की झोली बिल्कुल खाली है। लेकिन बीजेपी अब हालात बदलना चाहती है। इसके लिए उसने ऐसा दांव चला जो भगवा पार्टी के लिए बंगाल से केरल तक पावर कॉरिडोर बना सकता है। क्या है बीजेपी का यह दांव, यह मैं आपको आज बताऊंगा। अमित शाह ने आज कोलकाता में बड़ी रैली की और उसी धर्मतल्ला मैदान में की जिसमें ममता हर साल 21 जुलाई को शहीदी रैली करती है। यह अलग बात है कि इस मैदान में रैली की इजाजत के लिए बीजेपी को हाई कोर्ट तक जाना पड़ा, लेकिन रैली हुई तो अमित शाह ने ममता बनर्जी पर इल्जामों की बौछार कर दी। सिर्फ इल्जाम ही नहीं लगाए, पूरा बहीखाता खोल बैठे। लोगों को बताया कि यूपीए ने 10 साल में बंगाल को 2 लाख करोड़ दिए थे, जबकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने सिर्फ 9 साल में बंगाल को करीब 6.25 लाख करोड़, यानी 3 गुना से भी ज्यादा। इसके बाद अमित शाह ने बात का रुख मोड़ दिया, सीधे सीएए का दांव चल दिया। अवैध घुसपैठ चरम सीमा पर। आसाम की जनता ने भाजपा सरकार बना दी। आसाम की सरहदों से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। बंगाल में सोशल मीडिया पर कोई रख रहा है कि अगर घुसपैठ कर आए हो और आधार कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड चाहिए, तो इस नंबर पर संपर्क करिए। इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। कोलकाता में कानूनी जंग के बाद अमित शाह का रैली करना और रैली में सीएए की बात करना, इसका मतलब क्या है? बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 के मार्च अप्रैल में होंगे, यानी करीब 3.25 साल का वक्त अभी बाकी है। और अभी तो तेलंगाना में वोटिंग होनी है, 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आना बाकी हैं। लेकिन अमित शाह सबकी फिक्र छोड़कर कोलकाता क्यों चले गए? यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिरकार वो कोलकाता क्यों गए। इसकी वजह समझने के लिए मैंने बीजेपी के कई नेताओं से बात की, कई पत्रकार मित्रों से भी चर्चा की, तब जाकर तस्वीर साफ हुई। मैं आपको इससे जुड़ी एक एक बात बताऊंगा, इसका हर पहलू समझाऊंगा, लेकिन पहले कुछ सवाल। यह सवाल बेहद अहम है। सवाल नंबर 1, अमित शाह की रैली क्या 2024 के लिए बीजेपी का चुनावी शंखनाद है? अगर हां, तो बीजेपी ने इसके लिए कोलकाता को ही क्यों चुना? सवाल नंबर 2, अमित शाह ने कोलकाता की रैली में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए का जिक्र क्यों किया? सवाल नंबर 3, पूरब और दक्षिण में ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्य हैं जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मायूसी मिलती आई है। तो क्या बीजेपी बंगाल के रास्ते अब इन्हें साधना चाहती है? कैसे, वो भी आपको बताते हैं। 2024 के लिए बीजेपी के जिस चुनावी प्लान की बात मुझे बताई गई, उसके लिहाज से यह सवाल बेहद अहम है और इसके जवाब के लिए पूर्व और दक्षिण के राज्यों की सियासी और चुनावी तस्वीर समझना जरूरी है। इसलिए हम आपको राज्य के हिसाब से सीटों के बारे में बता देते हैं। जरा इसको गौर से देखिए। पूर्व के राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल, जहां लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, 2019 में बीजेपी ने यहां 18 सीट जीती। पूरब के ही दूसरे राज्य ओडिशा में 21 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 8 बीजेपी के पास हैं। अब दक्षिण की तरफ चलते हैं। तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2019 में सिर्फ 4 सीटें मिली थी।
आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं और बीजेपी के पास यहां एक भी सीट नहीं है। केंद्र शासित पुडुचेरी में एक लोकसभा सीट है और यहां भी बीजेपी की झोली नहीं तो खाली ही दिखती है। तमिलनाडु में 39 सीटें, इनमें से 38 सीटें डीएमके के पास है, बीजेपी के पास यहां भी कोई सीट नहीं है। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, बीजेपी यहां भी खाली हाथ नजर आती है। इन राज्यों में लोकसभा की कुल 165 सीटें हैं, लेकिन हर लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां लगभग खाली हाथ रह जाती है। जहां एक एक सीट से सरकार बनती और बिगड़ती हो, वहां यह बड़ा नुकसान है। यही वो राज्य है जहां बीजेपी आज तक अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई, लेकिन अब वो यहां अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है। लेकिन मुश्किल यह है कि क्षेत्रीय पार्टियां यहां मजबूती से जमी हुई हैं, उनके आगे बीजेपी की एक नहीं चलती। ऐसा क्यों है, यह भी जानना जरूरी है। जरा समझिए। भारतीय जनता पार्टी और क्षेत्रीय दलों के बीच जब मुकाबला होता है तो कुछ ऐसे समीकरण सामने आते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने से रोकते हैं। उसमें खासकर जातिगत समीकरण में राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्योंकि राष्ट्रीय परिदृश्य पे वो ये कार्ड नहीं खेल सकती और क्षेत्रीय दल इस कार्ड को बहुत बेहतर तरीके से खेल पाते हैं, इसलिए भाजपा राज्यों में कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों के सामने कमजोर साबित होती है। अब कुल मिलाकर देखें तो पूरब में बंगाल एक ऐसा राज्य बचता है जिसमें बीजेपी की स्थिति थोड़ी ठीक ठाक दिखाई देती है। 2021 के विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वो पहली बार मुख्य विपक्षी पार्टी बनी। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से उसने 18 सीट जीती। सवाल यह है कि बीजेपी ने 2024 के शंखनाद के लिए क्या इसी वजह से कोलकाता को चुना है या वजह कुछ और है? लोकसभा में हमारे 18 सदस्य गए थे, जिसके कारण मोदी जी को 300 पार मिला था। इस बार उसको और बढ़ाना है। उम्मीद बढ़ गई हमारे ऊपर माननीय अमित शाह जी का। वो टारगेट हमेशा बढ़ा देते हैं और कार्यकर्ता भी जी जान लगाते हैं। तो उसमें पिछले बार था 22, इस बार 35 किए हैं। इस बार उसको पार भी कर सकते हैं। यहाँ से बंगाल मुक्ति चाहता है, वो भाजपा का हाथ पकड़कर मुक्ति होगा। बीजेपी के नेता बंगाल को मुक्ति दिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के इनसाइडर्स ने जो बातें बताई वो बड़ा इशारा कर रही है। इशारा यह है कि बंगाल के रास्ते बीजेपी दक्षिण में भी सीटों के सूखे से मुक्ति पाने की कोशिश में जुटी है। बीजेपी की रणनीति समझने के लिए एक बार फिर अमित शाह की कोलकाता रैली की बात करना बेहद जरूरी है। इस रैली में अमित शाह ने सीएए का जिक्र किया। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इस सवाल के जवाब से पहले आपको एक बार फिर सीएए की खास बातें याद दिलवा देते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से सीएए पर कोई बात नहीं कर रहा था। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए मोदी सरकार ने 2019 में पास करवाया। इसके मुताबिक 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई भारत की नागरिकता के हकदार होंगे। यह बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा है, लेकिन बीजेपी जितनी बार इसका जिक्र करती है, विरोधी उतनी ही बार ध्रुवीकरण की कोशिश का इल्जाम लगाते हैं। इस बार भी अमित शाह ने सीएए लागू करने का संकल्प दोहराया तो कांग्रेस भड़क गई। अब सीए एनआरसी के मुद्दे पर आप सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं करा सकते। आप जब भी बंगाल जाते हैं तो आपको अपनी करारी हार याद आ जाती है, करारी शिकस्त याद आ जाती है, इसलिए आप कुछ भी बोलने लगते हैं। कांग्रेस लाख विरोध करे, लेकिन बीजेपी ने बंगाल में सीएए का जिक्र कर अपना दांव चल दिया है। यह ध्रुवीकरण का वो दांव है जो पूरब के बंगाल से दक्षिण के केरल तक असर दिखा सकता है। सिर्फ सीएए ही नहीं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे बीजेपी हमेशा पकड़ कर रखती है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की बात को अगर छोड़ भी दे तो कुछ बातों का जिक्र बीजेपी के बड़े नेता हर सभा में करते हैं। जैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण का क्रेडिट बीजेपी लेती है, 3 तलाक खत्म करने के लिए कानून बनाने का श्रेय लेती है और गाहे बगाहे सीएए की धुन भी छेड़ती रहती है भारतीय जनता पार्टी। ये ऐसे मुद्दे हैं जो उसे विपक्ष पर बड़ी बढ़त दिलाते रहे हैं। इनके जरिए अगर वो विरोधियों को डाउनसाइज करने की कोशिश करती है तो दूसरी तरफ दक्षिण में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश भी कर रही है। काशी तमिल संगमम हो या तमिलनाडु के ओबीसी पुजारियों के हाथों संसद में सेंगोल की स्थापना,
इन्हें इसी दिशा में किया गया प्रयास माना जाता है। बहरहाल ये तो बात हुई बीजेपी की पूरब से दक्षिण वाली राजनीति की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।